हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों को बेटा आज के सेशन में। और बेटा आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात करेंगे कि आपको पहले कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, कैसे कैसे क्या क्या चीजों को फॉलो करना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यही सारे टॉपिक्स हम लोग कवर अप करेंगे। मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर बुलाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते बेटा आज का अपना ये वीडियो। तो देखो बेटा, बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने के तरीके बहुत सारे होते हैं, है ना। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको पढ़ना क्या क्या है और कैसे कैसे क्या क्या करना है। अब देखिए जल्दी से इधर आ जाओ, फटाक से देख लो। आपके टोटल 5 यूनिट दिए बेटा। अगर जो मैं टोटल यूनिट की बात करूं आपकी, तो टोटल कितने यूनिट है बेटा आपके सिलेबस में? टोटल 5 यूनिट है, राइट। टोटल 5 यूनिट है। अब आपको सबसे पहले फोकस किन किन यूनिट पर करना है? तो सबसे पहले बेटा आपको फोकस करना है अपनी 3 यूनिट पर। वो कौन सी? यूनिट नंबर फर्स्ट यूनिट पर बेटा, यूनिट नंबर आपकी सेकंड एंड यूनिट नंबर बेटा आपकी थर्ड। इन 3 यूनिट को सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। जिसको पास होना है उनको तो ये पढ़ना ही पड़ेगा, और जिनको टॉप करना है उनको भी इन तीनों यूनिट को बेटा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आपकी फर्स्ट यूनिट जो दी है बेटा, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स दिए हैं देखिए। फर्स्ट यूनिट के अंदर बेटा आपके टॉपिक हैं, आपका इंप्यूरिटीज दिया है, फार्माकोपिया दिया है एंड लिमिट टेस्ट दिया है, जिनके कंप्लीट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कराए हुए हैं। अब फार्माकोपिया को सर किस प्रकार से पढ़े? देखो बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा आपकी थ्योरी है, रिएक्शन पोर्शन थोड़ा सा कम है। मैं बात करूं रिएक्शन पोर्शन की, तो सेकेंड यूनिट में आपका 1-2 जगह रिएक्शन पोर्शन आता है। थर्ड यूनिट में आपका जब एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं वहां पर रिएक्शन पोर्शन आता है। फोर्थ यूनिट में जब हम लोग एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तब वहां पर रिएक्शन पोर्शन आएगा। अदरवाइज फिफ्थ यूनिट में रिएक्शन पोर्शन एक आध होगा तो मुश्किल से, है ना। तो रिएक्शन कम है, थ्योरी ज्यादा है। मतलब हमें फोकस किस चीज पर करना है बेटा? 20% रिएक्शन पर, क्योंकि भाई केमिस्ट्री है तो रिएक्शन पर तो फोकस करना पड़ेगा। 20% बेटा हम लोगों को रिएक्शन पर फोकस करना है एंड रिमेनिंग 60% बेटा फोकस करना है हमें किस पर? अपनी थ्योरी पर। अब आप बोलोगे कि सर रिमेनिंग 60%, 20% तो आप खा गए। कहीं नहीं खाए बेटा। 20% आपको बेटा फोकस करना है आपके फ्लो चार्ट पर। आपके फ्लो चार्ट पर आपको बेटा बचे हुए 20% पर आपको अपने फ्लो चार्ट्स पर फोकस करना है। ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर जो मैं यहां पर बात करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों को अभी फिलहाल आप लोगों को किन चीजों को स्टडी करना है? आप लोगों को बेटा स्टडी करना है सबसे पहले इन यूनिट्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। जो क्वेश्चंस इंपोर्टेंट होते हैं आपको उनको स्टडी करना है ना। अब यहां पर भी एक बच्चों के माइंड में एक चीज आ जाती है कि सर आपने जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए मैं उनको पढ़ लेता हूं, बात खत्म। ऐसा भी नहीं करना बेटा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि मान लो आपके यूनिट में टोटल 10 टॉपिक है। मान लो कोई यूनिट है आपकी, उसमें टोटल आपके 10 टॉपिक है। ठीक है, और किसी भी टीचर ने XYZ जैसे मैंने या फिर किसी भी टीचर ने आपको बता दिए कि इस यूनिट में 4 टॉपिक इंपोर्टेंट है। अब स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि बस मैं इस यूनिट में खाली इन 4 टॉपिक को पढ़ूंगा, बात खत्म। ऐसा नहीं है बेटा, आपको यह चीज बिल्कुल नहीं करनी है। आप लोगों को क्या करना है? इन 4 टॉपिकों को पढ़ने के लिए अपना 100% दे देना है कि अगर जो इन 4 टॉपिकों से क्वेश्चन आता है तो मैं उसके लिए सोचूंगा नहीं, समझूंगा नहीं कि क्या है, क्यों पूछा गया है। मैं इन 4 टॉपिक से आने वाले क्वेश्चंस को तो 100% बिल्कुल अच्छे से एक्यूरेसी के साथ में अटेंड कर लूंगा। अब बच्चे जो बेटा आपके रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस जो आपके बचते हैं, 6 टॉपिक जो बचते हैं, इन टॉपिक्स को आपको जस्ट एक ऊपरी नजर से देख लेना है कि हाँ ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। क्यों? क्योंकि बेटा जब आप इनको ऊपरी नजर से देखते हो, भाई देखो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा है वो भगवान तो है नहीं कि जो बता दिया वही होगा। अब मान लो कि बाय चांस इन 4 क्वेश्चनों में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया और एग्जामिनर ने पिछले क्वेश्चन पेपरों को अकॉर्डिंग नहीं बनाया, कि सोचा कि इस बार कुछ नया देता हूं, और इन 6 टॉपिक में से क्वेश्चन आ गया, तो क्या करोगे? क्वेश्चन छोड़ के आओगे क्या? नहीं। आप बेटा यहां पर क्या करोगे? अपनी आंखें फिर बंद करोगे, शांत माहौल अपना देखोगे और सीधा क्या करोगे? जो आपने 6 टॉपिक्स पढ़े होंगे ना ऊपर ऊपर से भी, तो आपके माइंड के आगे ना, चाहे अपने बुक से या किसी टीचर से पढ़ोगे तो ऐसे वो सारी चीजें चलती रहेंगी।
तो आप अगर जो यहां पर 100% लिख पा रहे थे, तो मैं बोलता हूं अगर जो इन 6 टॉपिक के बारे में 70% भी लिख पा रहे हो, तो क्या बेटा, क्या इसमें कुछ बुराई है क्या? नहीं, कोई बुराई नहीं है इसमें। आप लोगों को इस प्रकार से बेटा पढ़ना है, ठीक है। जैसे अभी फिलहाल मैं YouTube पर आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, आपका टारगेट, प्राइमरी टारगेट क्या होना चाहिए कि मुझे उन क्वेश्चन को तो 100% तैयार करना ही करना है। और सेकेंडरी टारगेट क्या होना चाहिए, जो रिमेनिंग टॉपिक्स बचते हैं, एक थोड़ा सा आइडिया मुझे उनके बारे में होना चाहिए कि अगर जो वहां से भी बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है तो मैं उसको अटेंड कर पाऊं। इन चीजों को बेटा आपको याद रखने की जरूरत है। बिल्कुल 100% आपको पेपर बहुत ही सरल लगेगा अगर जो आप ऐसे अपनी स्टडी करते हो, क्योंकि अभी एग्जाम आने में बेहद टाइम है। ऐसा नहीं कि अभी कल ही एग्जाम है, बहुत टाइम है, ठीक है। अब आप लोगों को सारा कंटेंट तो प्रोवाइड हो ही रहा है ना। कंटेंट की कैसे क्या करना है, क्या है, क्यों है, कब है, कैसे है, ठीक है। अब आपकी जो पहली यूनिट जो इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा, जिसमें आपका इंप्योरिटीज दिया है ना, आपका बेटा क्या दिया है, फार्माकोपिया दिया है, फार्माकोपिया दिया है, और आपका बेटा लिमिट टेस्ट दिया है, ठीक है। अब बच्चे बोलते हैं सर इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा क्या, आपका इंप्योरिटीज। सर अब इंप्योरिटीज को पढ़ना कैसे है बेटा, देखो पूरा थ्योरेटिकल है। थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसके अंदर बेटा फ्लो चार्ट जरूर बनाना पड़ेगा, फ्लो चार्ट जो आपको मैंने बनवाया था। सेकेंड थिंग बेटा, इसके अंदर आप लोगों को क्या, जो आपको एग्जाम्पल्स दिए थे उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। एग्जाम्पल जो आपको दिए थे एग्जाम में, उनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप लोगों को जो सोर्सेज और इफेक्ट के बारे में बताया था, है ना। अब सर 2 नंबर में क्वेश्चन आगे तो कैसे लिखेंगे, 7 नंबर में आगे तो सर कैसे लिखेंगे, 5 नंबर में आगे तो कैसे लिखेंगे, वो भी बताते हैं। देखो बेटा एक्चुअली में होता क्या है कि आपका 2 नंबर के क्वेश्चन, 7 नंबर के क्वेश्चन, 10 नंबर के क्वेश्चन, तो स्टूडेंट के मन में रहता है कि सर अब इसके लिए कैसे हम प्रिपरेशन करें। देखो बेटा मैंने आपको बोला कि इंप्योरिटीज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। वो 2 नंबर में मिल सकता है, 7 में भी मिल सकता है और 10 में भी मिल सकता है, ठीक है। अब क्यों ना हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक इंप्योरिटी है उसको 10 नंबर के अकॉर्डिंग तैयार करें। अब अगर जो 10 नंबर में आया बहुत अच्छी बात, 7 में आया तो भी हम लोग कर जाएंगे, और 2 में आया तो भी हम लोग कर जाएंगे। अब अगर जो आपने उसको प्रिपेयर ही 2 नंबर के अकॉर्डिंग किया है, क्या अगर जो 10 नंबर में क्वेश्चन आ गया, क्या आप उसको लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। तो आपको उस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है 10 नंबर के अकॉर्डिंग। मतलब इंप्योरिटीज क्या होता है, क्यों होता है, कैसा होता है और क्या इफेक्ट करता है, यह आप लोगों को सब चीजें पता होनी चाहिए, ताकि कि आप 10 नंबर के लिए भी प्रिपेयर रहो, 7 नंबर के लिए भी और 2 नंबर के लिए भी। इसी वजह से बोलते हैं क्या कि अगर जो प्रिपरेशन IAS-PCS की करोगे, है ना, IAS-PCS की करोगे तो बेटा नीचे वाली जॉब तो आराम से मिल जाएगी। अगर जो IAS-PCS नहीं बनते तो नीचे वाली जॉब तो इजीली लग जाएगी। अब पहले सोच ही पहले चपड़ासी बनने का रहो तो, और फिर सोचते हो IAS-PCS बन जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। आपके माइंड में क्या है, चपड़ासी बनना है। बिल्कुल हमारी लोग जॉब होती है, मैं किसी जॉब को गलत नहीं बोल रहा, बट उसके अकॉर्डिंग सिलेबस थोड़ा सा क्राइटेरिया कम होता है। IAS-PCS वाले का ज्यादा होता है। अगर जो उसकी प्रिपरेशन कर लेंगे तो यार वो तो आराम से बन ही जाएंगे ना। तो इसी वजह से मैं यहां पर आप लोगों की चीज बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। सेकेंड यूनिट में बात आ जाता है आपका एसिड बेस एंड बफर दिया है, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पूछा है, डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा है। तो वहां पर भी अगर जो मैं आपको कुछ टॉपिक्स अगर जो जस्टिफाई करूं तो बेटा आप लोगों को क्या है, वहां पर एसिड बेस एंड बफर के बारे में जरूर पता होना चाहिए। और आपको बेटा इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रिप्लेसमेंट थेरेपी वाला कॉन्सेप्ट और ORS के बारे में जरूर पता होना चाहिए। डेंटल प्रोडक्ट में आपको डेंट्रीफाइसिस, डेंटल क्लीनर और माउथ वॉशेस, इन 3 डेफिनेशन को आराम से पढ़ लेना। 2 नंबर में छोटी छोटी सी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। थर्ड यूनिट एसिडिफायर, एंटासिड, कैथार्टिक्स और आपका एंटीमाइक्रोबियल। अभी हम लोग कैथार्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं लाइव सेशन में अपना, ओके। तो क्या है, कैथार्टिक्स आप लोगों को पता होना चाहिए, और एंटीमाइक्रोबियल, इनकी बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और उनके 2 एग्जांपल क्या होता है वो लर्न होने चाहिए आपको। एसिडिफायर, एंटासिड में से एक टॉपिक जरूर आता है, और ज्यादा चांसेस मैं बोलूं कि एसिडिफायर और एंटासिड दोनों में से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और अगर जो मैं ये बोलता हूं कि 20% एसिडिफायर आता है और 80% एंटासिड आता है ना, नहीं 20% एसिडिफायर आता है और आपका 70% आता है आपका एंटासिड। अब आप बोलोगे सर 10% फिर से खा गए, बेटा 10% चांसेस रहता है कि दोनों ही आपको एक साथ में देखने को मिल जाए, यानी कि दोनों ही आपको क्या है एग्जाम में देखने को मिल जाए,
ये भी चांसेस रहते हैं। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, और किसी को भी कुछ भी डाउट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है, ठीक है। मेन मैंने आप लोगों को बता दिया कि रिएक्शन पोर्शन कितना है, थ्योरी पोर्शन कितना है, फ्लो चार्ट। आपको इन तीनों पोर्शंस पर ध्यान देते हुए चलना है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना, और अगर जो कोई भी डाउट रह गया वो भी कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसको कमेंट में जरूर रिप्लाई करूंगा। ओके बेटा, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।